हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम भारतीय वित्तीय बाजार इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम यह महेश उड़वाल सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं और वह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, चलिए हम उसको पहले कवर करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। किसकी बात हो रही है कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था, वो एक संस्थागत व्यवस्थित है जहाँ पे खरीदने और बेचने वाले दोनों लोग नियमित रूप से वित्त का विनियमन या खरीदते बेचते हैं। विनियमन का अर्थ क्या हुआ? खरीदना और बेचना, लेना और देना। ऐसी जो संस्थागत व्यवस्था की एक बाजार है, उसे ही हम वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसमें किसको शामिल करते हैं? इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो जो विदेशी से भी हम कोई एक्सचेंज करते हैं, उसको भी हम मनी मार्केट या वित्तीय बाजार में शामिल करते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, वित्तीय बाजार कहते किसको हैं, या फिर हमारा ये लेन देन कहाँ होता है। तो भारत में शेयर मार्केट है ना, हम शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। तो शेयर मार्केट में ही ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं, ये एक संस्थागत व्यवस्था है। आगे हैं, चलिए प्रश्न देखते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है? अगर हम मनी मार्केट से ऋण लेते हैं, उसकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है? अल्पकालिक लेते हैं अगर कोई ऋण, तो उसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से भी कम की होती है। तो याद रखिएगा, अल्पकालिक ऋण की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से भी कम होता है। आगे है, विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है? कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा बाजार लंदन मनी मार्केट को माना जाता है। कॉल मनी मार्केट क्या है? जैसे किसी को पैसों की आवश्यकता हुई, गवर्नमेंट या कोई बड़ी संस्थाओं को या किसी को जो शेयर मार्केट में अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, तो वो कॉल करते हैं कि हमें इतनी चाहिए, पैसों की आवश्यकता है। कोई वो भी एक मार्केट ही होता है। तो वो ऑन द स्पॉट या उसी समय उस पैसे को डिपॉजिट किया जाता है। इसे ही कॉल मनी की, हमने कॉल किया और हमें वो पैसा मिल गया। ऐसा मार्केट जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है लंदन मनी मार्केट। आगे है, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां। जैसे हम इंडस्ट्रियल कोई प्रतिभूति जारी करते हैं, तो उसमें क्या शामिल किया जाता है? शेयर और डिवेंचर। शेयर, जैसे कोई कंपनी है तो अपना शेयर जारी करती है, और डिवेंचर जैसे कोई नई नई कंपनी हो या सरकार, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर जारी करती है और सरकार को अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो डिवेंचर जारी करता है। आगे है, सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? वो है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वर्ष 2008 ने। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले एक्सचेंज में विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था, वो है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने 2008 में। आगे है, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के लिए होते हैं? अगर हम मनी मार्केट या पूंजी बाजार से ऋण लेते हैं तो कितनी अवधि के लिए होते हैं? वो अगर दीर्घ अवधि के लिए लिए हैं तो वो 1 वर्ष से अधिक होता है। अभी हमने देखा, अल्पकालिक अगर कोई ऋण लेते हैं तो 1 वर्ष से कम होता है, लेकिन अगर हम कोई ऋण दीर्घ अवधि के लिए लेते हैं तो 1 वर्ष से अधिक होता है। कहाँ से लेते हैं? जब वो पूंजी बाजार से हम पैसे उठाते हैं तो अल्पकालिक के लिए 1 वर्ष से कम, दीर्घकालिक के लिए 1 वर्ष से अधिक।
आगे है, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक हो क्या कहलाती हैं? ऐसी प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है वो बॉन्ड कहलाती हैं। जैसे हम कोई प्रतिभूति जारी किए हैं, अब उसकी परिपक्वता अवधि ये नहीं कि 6 महीने में है, 1-2 महीने में है, अचानक नहीं है, कम से कम 365 दिन या 1 वर्ष से अधिक होती है, वो बॉन्ड कहलाते हैं। आगे है, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? इसकी बात हो रही है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी सऊदी अरामको है। जो विश्व में आईपीओ क्या है, जो कोई कंपनी है वो बनी और वो शेयर मार्केट में जब सबसे पहली बार, जब सर्वप्रथम अपना शेयर मार्केट में शेयर जारी करती है उसे हम आईपीओ कहते हैं। जो प्रथम बार या अपना पहली बार जारी करती है उसे हम आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और यह सबसे बड़ी कंपनी है जो जुटाई थी सबसे अधिक, वो है सऊदी अरामको। आगे है, बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। बुलिश और बियरिश ये सब शेयर मार्केट तेज चल रहा है कि धीमा चल रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को बताता है। बुल का अर्थ हुआ कि शेयर बाजार तेजी पे है और बियरिश का अर्थ हुआ कि शेयर बाजार में मंदी चल रही है। इसे हम बुलिश और बियरिश की अवधारणा कहते हैं और यह शेयर बाजार से संबंधित है। आगे है, यहाँ एक नोट है कि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड, वर्तमान के नीदरलैंड में की गई थी। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हॉलैंड में की गई थी। आगे है, सुपर बाजार। सुपर बाजार से क्या तात्पर्य है? हम सुपर मार्केट किसे कहते हैं? आजकल चलन में बहुत ज़्यादा है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट का तात्पर्य है खुदरा विक्रय संगठन। हम देखते हैं ना आजकल छोटे छोटे मार्केट में सुपर मार्केट खुल जाते हैं, उसमें हमें लगभग जिस चीज़ के लिए वो खुले होते हैं वहाँ के सारे सामान हमें खुदरा रूप में मिलते हैं। तो सुपर मार्केट खुदरा विक्रय संगठन होते हैं। वो कोई भी चीज़ के हो सकते हैं, खाने पीने के सामान होते हैं या फिर आप देखते हैं थोक मूल्य के पहनने या अन्य यूज की चीज़ें होती हैं, तो वह सुपर मार्केट के रूप में स्थापित होता है जो कि खुदरा विक्रय संगठन होते हैं। खुदरा विक्रय का अर्थ यह हुआ कि वहाँ पे आपको थोक में भी चीज़ें मिलेंगी और वहाँ पे आपको खुदरे में भी साथ में ही चीज़ें मिलेंगी। थोक का अर्थ हुआ वहाँ सब चीज़ें ढेर सारी हैं और आप उसको वहाँ से उठा लेते हैं अपने आप ही। आगे है, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है? मानव पूंजी में विनियोग या निवेश अधिक हो रहा है, वो क्या अग्रसारित करता है? तो वह कुशलता में विकास करता है। जैसे हम देखते हैं ना जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, तो उस जनसंख्या का हम अगर कौशल विकास कर दें, उनमें पूंजी लगा दें, तो हमारा एक कुशल जनता हो जाएगी जो कि बेरोजगारी या अन्य मुद्दों को लेके काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो वो जनसंख्या समस्या ना हो कि संसाधन बन जाएगी। तो ऐसा अगर हम पूंजी उसमें निवेश करते हैं तो कुशलता में विकास होगा। तो आजकल हम देखते हैं ना कि स्किल डेवलपमेंट पे ह्यूमन के अधिक ध्यान दिया जाता है, तो ये ह्यूमन कैपिटल कहलाने लगता है जब उन पे स्किल डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है। आगे है, गिल्ड या गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? ये वर्ड थोड़ा सा टफ है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, जैसे सरकार को पैसा लेना होता है
तो आरबीआई को कहते हैं आप प्रतिभूति जारी कीजिए, हमसे ये प्रतिभूति सिक्योरिटी लीजिए और जारी कीजिए, हमें पैसे की आवश्यकता है। तो आरबीआई शेयर मार्केट में गिल्ड एज्ड जारी करती है, जो कि एक सरकारी प्रतिभूति है। आगे है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? भारत का औद्योगिक वित्त निगम विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है वो विकास बैंक के रूप में कार्य करते हैं कि विकास के कोई कार्य करने हैं तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। आगे है, बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था? अर्थव्यवस्था बाजार आधारित होनी चाहिए, इसका सबसे प्रबल समर्थन एडम स्मिथ व रिकार्डो जेके गलब्रेथ ने किया था। जेके गलब्रेथ और एडम स्मिथ ने, उन्होंने कहा कि आप विकास या फिर उत्पादन बाजार पर छोड़ दीजिए। बाजार में अगर मांग अधिक होगी तो उत्पादन अधिक होगा, तो वस्तुओं की कीमत अपने आप बैलेंस हो जाएगी। मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, तो वस्तु की कीमत अपने आप बैलेंस हो जाएगी। तो इन लोगों ने कहा कि आप बाजार पे छोड़ दीजिए, मांग और आपूर्ति से बाजार चलता है। इसका समर्थन एडम स्मिथ और रिकार्डो ने किया। आगे है, बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? बाजार का हम जानते हैं कि बाजार में जहाँ लेन देन हो, एक ऐसी संगठन या संस्थाएं बनती हैं जहाँ लेन देन हो, जहाँ पे हम कुछ खरीद सकें, बेच सकें, अपनी वस्तुओं को दे सकें। इन सब चीज़ों का एक संगठन या संस्थागत रूप दिखता है हमें मार्केट में। तो इसी की बात की गई है कि बाजार एक आर्थिक कृति है, वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं घटित होती हैं। यह किस पर रुझान होता है? उपभोक्तावाद की ओर रुझान होता है कि बाजार का अर्थ हुआ कि जहाँ हमें उपभोग की चीजें प्राप्त होती हैं। आगे है, कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? कोई बाजार क्रेता या बायर्स मार्केट कब कहलाता है? कब कहलाता है? जब मांग से आपूर्ति अधिक होती है तो वहाँ कोई बाजार क्रेता बाजार कहलाता है। जैसे कोई मार्केट है, अब मार्केट में हम देख रहे हैं कि जितनी चीज़ें चल रही हैं, अब हमें कोई वस्तु खरीदनी हो, बेचनी हो या फिर कहीं भी लेन देन करना हो, तो अगर हमें वो वस्तु मार्केट में अगर कम है या अधिक है तो उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट किसका है, उपभोक्ता का है या फिर विक्रेता का है। तो अगर मांग से पूर्ति अधिक होती है तो वो क्रेता बाजार कहलाता है, अर्थात खरीदने वाले का बाजार कहलाता है कि भैया देखो इसकी मांग बहुत अधिक है। आगे है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होता है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में बाजार की दर को घटाया जाता है तो उसमें अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा। अर्थात बाजार की दर को घटाए जाने का अर्थ हुआ कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाया जाएगा या बढ़ाएगा। आगे है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़ा सा देखिएगा कि बाजार में अगर आप कोई चीज़ निवेश कर रहे हैं, अगर आप उसको घटा देते हैं तो निवेश व्यय बढ़ाएगा वो। जैसे मार्केट को आप 5% में दे रहे हैं कोई लोन, तो अगर आप लोन 5% में दे रहे हैं तो वो निवेश को बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास बचत अधिक हो रहा है तो वो निवेश को बढ़ा देगा। आगे है, जैसे आपके पास पैसे बचेंगे तभी तो आप कहीं निवेश करेंगे, अगर आपको खर्चे में ही चला जाएगा तो कहाँ से निवेश करेंगे? तो ऐसा होगा कि अगर आप रेट को कम कर देंगे बाजार में तो निवेश व्यय को बढ़ जाएगा स्वयं ही वहाँ। आगे है, कंपनी के डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है? डिवेंचर धारक वे होते हैं लेनदारों को, जो लेते हैं उन्हें डिवेंचर धारक कहते हैं।
धारक की बात हो रही है। डिवेंचर जारी किया जाता है शेयर बाजार में। आगे है, भारत के विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। विनिवेश क्या होता है, चलिए हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे कोई कंपनी है या कोई भी कुछ भी है, तो अगर वो कहीं विकास नहीं कर रही है तो हम देखेंगे कि अगर हम उसको कुछ ऐसे हाथों में दे दें जो विकास की राह में तेज हैं और कुछ शर्तों पर, जैसे उसका 40%, 50%, 60% या फिर 74%, तो हम देखेंगे कि पूरी तरीके से हमने कंपनी बेची नहीं है, लेकिन उसका मालिकाना हक, उत्पादन का हक, कुछ अधिकार हम दे दिए हैं, तो यह एक विनिवेश के रूप में कार्य करता है। सरकार को कुछ उससे पैसे भी मिल जाते हैं जिनसे वो अन्य कार्य भी कर लेते हैं और वो रुकी हुई संस्था है वो भी गति पकड़ सकती है। तो यह विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। आगे है, ऐसे लोग, नोट बताया गया है कि ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में विनिवेश करना पसंद करते हैं उन्हें स्टैग कहा जाता है। ऐसे लोगों को जो द्वितीयक बाजार की जगह प्राथमिक बाजार में विनिवेश करना पसंद करते हैं उन्हें स्टैग कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है? अभी हमने उससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ क्या है? इसका आशय है कि आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से संबंधित है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये होता है जैसे सरकार को पैसा लेना है मार्केट से, तो आरबीआई से कहती है हमें पैसा लेना है। आरबीआई सरकार की ओर से एक प्रतिभूति जारी करती है जो कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के रूप में होता है और यह बाजार से पैसे उठा लेती है और ये सरकारी प्रतिभूति होती है जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ये कभी कभी अगर जैसे मान लीजिए महंगाई चल रही है या फिर कई अन्य चीज़ें चल रही हैं तो उसमें योगदान बहुत अधिक होता है। अगर मार्केट में पैसे बहुत अधिक हो गए हैं, मंदी चल रही है, तो सरकार क्या करेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा, आरबीआई के द्वारा पैसे को मार्केट से सोख लेगी। सोख लेने का अर्थ हुआ कि ले लेगी। तो यह प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरबीआई के द्वारा किया जाता है और ये सरकारी प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटीज होती हैं। आगे है, मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा बाजार का रेगुलेशन और कंट्रोल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अब ये जो शेयर मार्केट है इसका भी नियमन हम जानते हैं कि सेबी के द्वारा विदेशी चीज़ों का विनिमय किया जाता है, लेकिन एट द एंड आरबीआई इन सब का नियंत्रण करती है, विनियमन करती है, कंट्रोल करती है। आगे है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी। कभी भी प्रश्न आए, एक पहला ही प्रश्न है कि रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1993 में, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो वो है पूंजी विनिवेश से संबंधित है। जैसे कोई पूंजी है उससे उत्पादन कम हो रहा है तो सरकार, हम हाल ही में देखें ना, सरकार ने कई संस्थाओं का जो एक मालिकाना हक है पूरी तरीके से नहीं दिया है, जैसे 74% हो गया, 51% हो गया, तो दिया है। तो ये विनिवेश है पूंजी का कि आप उसका जो 51% होगा आप रखिएगा और हमें दीजिएगा, लेकिन ये है कि आप मालिकाना हक रख लीजिए, लेकिन आप बेच नहीं रहे हैं। हम सरकार कभी भी उसको ले सकती है। तो जब 74% दी उसे, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक मनी प्राप्त होती है, वही विनिवेश कहलाता है। आगे है, S&P 500 किससे संबंधित है? ये कॉन्सेप्ट है, एक फैक्ट है कि S&P 500 बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से संबंधित है। जो बड़ी कंपनियों के स्टॉक सूचकांक है कि कहाँ
अपर हो रहा है, ये सब S&P 500 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आगे है भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में है। हम देखते हैं ना शेयर मार्केट भारत का मुंबई में है, तो वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेड ऑफिस मुंबई में है। आगे है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? भारत का सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में है। यहाँ पे एक नोट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक SBI, LIC, GIC तथा IDBI है। तो ये देखिए कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो हमारा राष्ट्रीय शेयर बाजार है, भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार, उसके प्रवर्तक कौन कौन है? सेबी है, LIC है, GIC है और IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आगे है BSE ग्रीनेक्स। BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है, उसमें ग्रीनेक्स है। ग्रीनेक्स में 25 कंपनियों को शामिल किया जाता है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम PDS कहते हैं, गांव में हम देखने PDS पे हमें 1 रुपया किलो गेहूँ, 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो दाल ऐसे करके मिलता है, तो वो PDS संस्थानों से मिलता है। तो बताया गया है KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। यही क्वेश्चन है कि KR वेणुगोपाल समिति किससे संबंधित है? तो वह केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण से संबंधित है कि PDS पे जो हमें वस्तुएं प्रदान की जाएंगी, खाद्य वस्तुएं, उनका रेट क्या होना चाहिए, उसके निर्धारण के लिए KR वेणुगोपाल समिति गठित की गई थी। आगे है शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? वो है सेबी। जो शेयर मार्केट है उसका नियमन और नियंत्रण हमने देखा RBI करता है, RBI सेबी के द्वारा करती है ये सब। आगे यहाँ पे एक नोट है, तो याद ये रखिएगा कि शेयर बाजार का कंट्रोल या नियमन विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आपने इससे क्या सीखा? इससे है कि LIC एक संसद द्वारा बनाया गया कानून है, जो कि 1956 में बनाया गया और 1 सितंबर 1956 को लागू हुआ। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। आगे है भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज या शेयर मार्केट है। तो भारत में शेयर बाजार में सर्वाधिक कारोबार नेशनल NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जो कि मुंबई में है, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। आगे है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर मार्केट से है या शेयर बाजार से है। तो ये एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे है एक्चुअरीज। एक्चुअरीज शब्द किससे संबंधित है? एक फैक्ट है कि एक्चुअरीज शब्द का संबंध बीमा से संबंधित है। बीमा में हम ऐसे एक वर्ड आता है एक्चुअरीज, उसको यूज करते हैं। तो एक्चुअरीज शब्द
बीमा से संबंधित है। आगे है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है कि ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उन्हें हम विश्वसनीय या रिलायबल सिक्योरिटीज कहते हैं। अब विश्वास के अर्थ यही हो गया कि जिन पर ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उन्हें विश्वसनीय प्रतिभूति या रिलायबल सिक्योरिटीज कहते हैं। आगे है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। दलाल स्ट्रीट शेयर बाजार का एक टर्म है जो कि मुंबई में स्थित है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए जारी किया जाता है। वो 3 परिपक्वता अवधि क्या है? पहला है 91 दिन, दूसरा है 182 दिन और तीसरा है 364 दिन। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि 3 होती है, 91 दिन का, 182 दिन का और 364 दिन का। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं हार्ड करेंसी की उपलब्धता से संबंधित है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी, जैसे नकद देने में प्रॉब्लम हो रही, इसका अर्थ हुआ कि जो एक मान्यता प्राप्त डॉलर है और यह दुर्लभ जो मुद्रा है जो कम हमें प्राप्त होती है वो दुर्लभ मुद्रा है, जैसे डॉलर हो गया, तो वह उसकी उपलब्धता कम हो जाती है या अनुपलब्धता होती है तो वो नकदी में कमी को दर्शाती है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तो अंतर्राष्ट्रीय कहलाती है। आगे है, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारत सरकार द्वारा क्या है? इरडा जिसे हम कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी या बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2000 में की गई थी। सन 2000 में इरडा की स्थापना की गई थी जो बीमा से संबंधित नियमों विनियमों को नियंत्रित या रेगुलेट करता है। तो इरडा किससे संबंधित है? बीमा से संबंधित है। जैसे हम देखे थे सेबी शेयर मार्केट से संबंधित है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी तरीके से इरडा बीमा नियामक अथॉरिटी है। आगे है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट योजना वर्ष 1998-99 में स्थापित की गई थी। KCC की स्थापना वर्ष 1999 में स्थापित की गई। तो कई बार ये प्रश्न आया है कि KCC की स्थापना कब की गई थी? 98-99 में। तो 98 ईस्वी में की गई थी, तो कहीं ऐसे आए 1998। अगर 98 दिया होगा तो श्योर है कि 99 नहीं दिया रहेगा, 2000 दे देगा, 1995 दे सकता है, 96 दे सकता है। तो आप लगाइएगा कि KCC की स्थापना 1998 में की गई थी। आगे है, RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? कुछ समितियों की बात की गई है, उसमें है RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, RN मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित है। आगे है, साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल जो कि सबसे पुरानी है और साख निर्धारण से संबंधित है। आगे यहाँ पे एक नोट है उसी के बारे में कि क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करती है, जैसे देश में किस तरीके से विकास हो रहा है, उसके पास किस स्तर तक पूंजी है, उसका आकलन, और वहाँ रह रही कंपनियों, स्थापित कंपनियों का आकलन करती है, उनके पास पूंजी, यही कंपनी की साख स्थिति का मूल्यांकन करती है, वो है क्रिसिल। वो वैश्विक स्तर पर इसका निर्धारण करती है। आगे है, भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है?
भारत में सेबी सहयोग निधियों का विनियमन करती है। हम जानते ही हैं सेबी क्या करती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट और विनियमित करती है। आगे है सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सेबी एक एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, वह 1992 में। सेबी एक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक संसद की एक एक्ट के द्वारा स्थापित है। ये एक कानून है और यह 1992 में बनाया गया। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनी, कई बार हम ये टर्म सुनते हैं कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियों को कहा जाता है। ब्लू चिप कंपनी से आपको पता चल जाएगा कि बड़ी कंपनियों और उद्योगों को हम ब्लू चिप कंपनी के रूप में शामिल करते हैं। यहाँ पे कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दी गई है, उनकी स्थापना दी गई है और उनके मुख्यालय दिए गए हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, जिसे हम एसपी, अभी हम 500 कहे थे ना, S&P 500 जो शेयर बाजार से संबंधित था, वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसकी स्थापना 1860 एवं 1941 में, पुनर्गठन 1941 में हुआ, स्थापना ये सबसे पुरानी है। तो 1860 में स्थापित हुआ स्टैंडर्ड एंड पुअर्स S&P और 1941 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वहीं मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिच ग्रुप, फिच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना 1914 में की गई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क एवं लंदन दोनों में है। तो आप देखिए कि जो मार्केट में मनी से संबंधित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, सबका मुख्यालय लगभग न्यूयॉर्क में ही है। इसका एक अन्य मुख्यालय फिच का लंदन में है, तो आप याद रखिएगा। आगे है कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। एकमात्र विदेशी कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है, वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एक विदेशी कंपनी है जो कि भारतीय डिपॉजिटरी रसीद में एकमात्र सूचित है। आगे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसरी इंडेक्स या सेंसेक्स जिसे कहते हैं, क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। सॉरी, आप देखिएगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वही सेंसेक्स जारी करता है, कुछ 50 कंपनियों का, कुछ 30 कंपनियों का। तो ये और जो शेयर बाजार में चढ़ाव है, उतार है, ये सब सूचकांक सेंसेक्स, सेंसरी मतलब संवेदी सूचकांक होता है। कि मान लीजिए किसी के लिए कोई नकारात्मक हुआ है तो वो नकारात्मक मतलब संवेदनशील है, तो सेम सेंसेक्स कहते हैं। आगे है लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट कब समाप्त कर दिया गया? याद रखिएगा कि लिबोर एक लंदन मनी मार्केट है और इसे वर्ष 2021 में समाप्त कर दिया गया। आगे है लिबोर के बारे में बताया गया है। लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः सोफर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जाता है। सब नाम बदला गया, कुछ कार्य बदले गए। जैसे आपको विश्व स्तर पर कहीं से लोन लेना हो तो आप लिबोर से बैंकों के माध्यम से लोन ले सकते हैं। तो ये होता है कि आप अब उसके रूप जिसको 2021 में समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर सोफर सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एक रेट होता है जो फिक्स होता है कि विश्व स्तर पर इतने में तो इतने रेट पर तो आपको वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी। आगे है ISO 900-1-200 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखिएगा एक स्टैंडर्ड है, प्रमाण पत्र है, वो भारत का पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और विश्व में दूसरा है।
आगे है, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो सरकार ने बीमा व्यवसाय के निगमन के लिए इरडा का गठन किया। इससे पहले हम अभी क्वेश्चन में देख गए हैं कि शेयर बाजार का सेबी करता है और बीमा बाजार का इरडा करता है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, और यह 1956 में स्थापित किया गया है। इसके बारे में भी हम जाने थे, जबकि सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी शेयर बाजार का विनियमन करता है और इरडा बीमा व्यवसाय से संबंधित या बीमा से संबंधित नियमों को रेगुलेट करता है। आगे है, इरडा का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? इरडा का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया था 1956 में। इससे पहले हम इसको देख चुके हैं। आगे है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां सौंपी हैं? नियमन और रेगुलेशन जो भारतीय पूंजी बाजार है या शेयर मार्केट है वो कौन करता है? सेबी करता है। सेबी रेगुलेट करता है और विनियमित करता है, नियमों को बनाता है, आरबीआई के द्वारा बनाता है। आरबीआई के ही अंडर में सारी चीजें होती हैं। अलग अलग संस्थाओं को, चाहे इरडा हो गया, सेबी हो गया, अन्य संस्थाएं हो गई, सब आरबीआई के द्वारा ही होती है, लेकिन अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग मुख्य संस्थाएं बना दी गई हैं। आगे है, निक्की किससे संबंधित है? एक कीवर्ड है निक्की, टोक्यो जापान एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से संबंधित है। जो जापान का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें अंश सूचकांक से संबंधित है निक्की। आगे है, विश्व के प्रमुख संवेदी सूचकांकों के बारे में बताया गया है कि जो सेंसेक्स होते हैं, सेंसेक्स, उसके बारे में बताया गया है कि जिससे देश हैं संवेदी सूचकांक, फिर देश उनके संवेदी सूचकांक के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नास्डॉक चलता है, ब्राजील में वोवेक्सपा चलता है, ऑस्ट्रेलिया में ऑल ऑर्डिनरीज चलता है, दक्षिण कोरिया में कोस्पी, चीन में संघाई कंपोजिट, सिंगापुर में स्ट्रेट्स टाइम्स, फ्रांस में CAC चलता है, जापान में डेक्स, इटली में माइविटल, जापान में निक्की अभी हम देख लिए हैं, हांगकांग में हांगकांग हॉनसेन, ब्रिटेन में फिट्स चलता है, और हम भारत में देखे हैं सेंसेक्स चलता है, संवेदी सूचकांक सेंसेक्स चलता है। तो हमारा ये इकोनॉमी का 7वां लेक्चर था, जो कि भारतीय वित्तीय बाजार या शेयर मार्केट से संबंधित था, जिसके बारे में हमने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। इस लेक्चर को हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।